हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15/4/2026 को हमारा केस डेली लिस्ट में लिस्ट नहीं हुआ। उसके कई प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। एक तो 2 बेंच की जगह 3 बेंच की जज हो गई, बेंच हो गई 3 जजेज की, इसलिए नहीं लगा। सब कुछ कारण होने के बावजूद भी नहीं लगा, तो उसका स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट की साइड पे रजिस्ट्री को देना चाहिए था, जो नहीं दिया। लेकिन मेरा इसका विश्लेषण एक अलग प्रकार से है। मेरा विश्लेषण यह है कि सिंगला साहब वाले केस में रेस्पोंडेंट्स को दिन में उजाले की तरह अपनी हार दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके पास कोई बचाव नहीं है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर निर्णय दिया था वो सारे के सारे विधि सम्मत नहीं थे, अनलॉफुल थे। उनका बचाव कैसे किया जाए? पेंशन अपडेशन का बचाव हो जाएगा, कई प्रकार के तर्क देंगे ये। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो बीज बोया और उस बीज से जो वृक्ष निकला और जो वृक्ष अब जहर बोल रहा है, उस जहर के असर से कैसे बचा जाए, ये है इनकी मेन दुविधा। एक बीज बोया चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले ने कि क्लॉज 12 2015 में अंडर कंसिडरेशन था, जो नहीं था। उसके बेस पर रेगुलेशन बना, नोटिफाइड हुआ और हम पेंशन ले रहे हैं। अब ये जो काम चल रहा है वो ये बताता है कि अंडर कंसिडरेशन नहीं था। अब अंडर कंसिडरेशन नहीं था ये माना जाए तो ऑटोमेटिक पेंशन अपडेशन हो जाता है। अब इसको हमारे वकील कैसे करें? ना तो सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता जी तो सामना कर पाए, तुषार मेहता भी इससे बचते नजर आ रहे हैं, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब भी इससे बचते नजर आ रहे हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं, और कोर्ट इनको छोड़ना नहीं चाह रहा है कि तुम सामने आ जाओ। आज हम दूसरी चीज लेकर के आए। पहले मैंने बताया केवल और केवल एक क्लॉज 12 की जो इन्हें व्याख्या की थी उसको हमारे वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देंगे तो पेंशन अपडेशन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। आज हम दूसरा लेके आए क्लॉज 17, क्लॉज 17। क्लॉज 17 में जब तक बीपीपीआर नहीं बना था, इनमें डिस्कशन चल रहा था, इसको नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, उस समय तक इनकी छूट थी। और वो मुझे लगता है 31/12/1993 तक कि कोई भी डाउट होता है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आप आईबीए और ईआईबीए के पास जाओगे, क्योंकि उस समय ईआईबीए मेन था। ये दिसंबर 19 तक बात थी। लेकिन इस चीज को चंडीगढ़ हाईकोर्ट आगे तक ले गया, 2015 में ले गया। यानी जब रेगुलेशन बन गया था उस समय भी कोर्ट पार्टीज को आईबीए और ईआईबीए के पास भेज रहा था, जो भेज नहीं सकता था। इस स्टेज पे यदि इंटरप्रेट करना था रेगुलेशन का तो वो काम था केवल हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। आज हम उसी पर बात करेंगे। इसका भी कोई तोड़ न तुषार मेहता साहब के पास है, न ध्रुव मेहता साहब के पास है, और न बैनर्जी साहब के पास है, और न किसी के पास नहीं है। ये बचते फिरते नजर आ रहे हैं, भागो। यही कारण है किसी न किसी बहाने से या तो एडजर्नमेंट मांगते हैं, वो तो रास्ता हो गया बंद। अब के तो ये क्या नाम है, सबरीमाला केस के वहां बिजी थे, उसमें ले गए। कब तक लोगे? सामना तो करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा हाँ गलती हुई। और जिस तरह ये गलती मान लेंगे हाँ उस समय गलती हुई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, ये रेगुलेशन उसी दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन से आपका रेगुलेशन अस्तित्व में आया है, यानी पीछे से। कोर्ट मनमर्जी नहीं करेगा, बस इनको यही चिंता है। हो सकता है ना बातचीत चल रही है, चलो आउट ऑफ कोर्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बचेंगे तो है नहीं। और ये बच जाते हैं किसी प्रकार से इन सब चीज़ों को, तो फिर यही माना जाएगा कि जो धब्बा हाई कोर्ट पर लगा है वो धब्बा माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी लग जाएगा। लो हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत, हर एक कोई व्यक्ति जानता है लॉ लॉ ही होता है और लॉ से ही न्याय मिलता है। अब इसी चीज़ को पढ़ूंगा मैं। क्या क्या किया था इन्होंने? कहते हैं बीपीआर 1995 की व्याख्या हेतु यानी इंटरप्रिटेशन के लिए आईबीए और ईआईबीए के पास भेजने संबंधी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के दृष्टिकोण की आलोचना।
अब अपने आप खुद ही समझ सकते हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2015 में अपीलकर्ताओं को इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज के पास BEPR 1995 की व्याख्या हेतु भेजने का विधि सम्मत नहीं है और इस पर गंभीर आपत्ति की जानी चाहिए। पकड़ के इतने काफी है। आगे, प्रथम, BEPR 1995 एक अधिसूचित वैधानिक विनियमन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है। अधिसूचित है, ये वैधानिक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है जिसे विधिक बल प्राप्त है। ऐसे विनियमों की व्याख्या करना न्यायालय का विशिष्ट कर्तव्य है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की व्याख्या केवल और केवल कोर्ट कर सकता है, न IBA न वो। IBA और AIBA केवल द्विपक्षीय वार्ता संस्थाएं हैं, समझे, न कि कोई वैधानिक अथवा न्यायिक प्राधिकरण। अतः उनकी ओर मार्गदर्शन देना विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के विपरीत है। ये बहुत बड़ी चीज हो गई, यानी उनको रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया गया था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने किया था। दोस्तों, एक एक वर्ड इसमें जो मैंने दे रखा है वो ध्यान देने योग्य है। आपका रेगुलेशन बन गया, इस रेगुलेशन की व्याख्या करना केवल और केवल कौन कर सकता है? स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है। और आपका IBA और EIBA कुछ नहीं है, ये केवल क्या है? ये द्विपक्षीय वार्ता संस्था है, बस। ये इंटरप्रेट नहीं कर सकती। आगे, द्वितीय, 29/10/1993 की पेंशन संधि सेटलमेंट केवल एक पूर्ण नियम प्री कोडिफिकेशन व्यवस्था थी, यानी उस समय तक रूल नियम नहीं बना था 1993 का। BEPR 1995 के अधिसूचित होते ही उस संधि के प्रावधान में समाप्त होकर विधिक रूप से हो चुके थे। यानी जो संधि थी, सेटलमेंट था, उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो उसका रूप ले लिया किसने? रेगुलेशन ने। और जैसे ही रेगुलेशन का नाम लिया, रूप लिया, तो वो उसमें समाहित हो गए, सारे के सारे खत्म नहीं हुए, समाहित हो गए। ऐसी स्थिति में 2015 में पुनः IBA और EIBA के पास जाना संविधानात्मक व्यवस्था को वैधानिक विवरण पर वरीयता देना है, जो कि विधिक दृष्टि है। अब दोबारा वही भेजो, रेगुलेशन को लेकर वहां भेजो, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट हुआ था, मतलब वापस लौट के वहां जाओ, तो ये तो उल्टा हो गया ना, वह कर नहीं सकते थे। कैसे जवाब दोगे कोर्ट में? अब जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है और अटॉर्नी जनरल है, वो तो जानते हैं सब चीजों को। जज बैठे हैं सामने, वकील बैठे हुए। तृतीय, न्यायालय द्वारा पक्षकारों को बाहरी निकायों के पास भेजना न्यायिक दायित्व से विमुख होना है। एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल ड्यूटी, विवाद का निस्तारण न्यायालय को स्वयं करना चाहिए था, न कि उसे वार्ताकार संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिए था। चतुर्थ, IBA प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है और EIBA कर्मचारियों का, दोनों ही पक्षकार संस्थाएं हैं, निष्पक्ष, निर्णायक, न्यूट्रल एडजुडिकेशन नहीं। ऐसी स्थिति में उनसे व्याख्या करवाना सहायक न्याय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कितनी कितनी बढ़िया बातें कही हैं। ये न्यूट्रल नहीं है, दोनों एक एक पक्षकार है, एक एक पक्षकार है, और बाद में जाकर के तुम इसको जाकर के इंटरप्रेट कर दो, यानी कि न्यूट्रल जज करेगा, न्यूट्रल एडजुडिकेटर करेगा, वो कोर्ट होता है। पर कैसे भेज रहे थे आप उसके पास में? नेक्स्ट, उसके बाद है पंचम, पेंशन BEPR 1995 के अंतर्गत अर्जित वैधानिक अधिकार वेस्टेड स्टैट्यूटरी राइट है। इसे वार्ता या समझौते के माध्यम से पुनः निर्धारित नहीं किया जा सकता। न्यायालय का दृष्टिकोण पेंशन भोगी के अधिकारों को कमजोर करता है और न्याय में विलंब उत्पन्न करता है। धारा और क्लॉज 17 का 2015 में उपयोग करना भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उस समय तक BEPR 1995 पूर्णतः लागू था। अतः पूर्व संधि तंत्र को बाद के वैधानिक ढांचे पर लागू करना विधिक रूप से असंगत है। अतः स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का यह निर्देश न केवल विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि इसमें पेंशन अपडेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को न्यायिक परीक्षण से हटाकर प्रक्रिया में उलझा दिया गया, जिससे वास्तविक राहत से वंचित होना पड़ा। निष्कर्ष, BEPR 1995 की व्याख्या केवल न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए थी। IBA EIBA के पास भेजना विधि, न्यायिक और सिद्धांतों और पेंशन भोगी के अधिकारों के तीनों के प्रतिकूल है। दोस्तों, एक एक शब्द कई कई लाखों का है, अमूल्य है। यदि इस प्रकार की चीजें कोर्ट में रख दी जाएंगी, कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके एक पेंशन अपडेशन रेगुलेशन की बनने की तारीख से देने के। एक बहुत बड़ा पाप, अन्याय, अनलॉफुल एक्शन
कोर्ट ने किया था, जो नहीं हो सकता था। अब काफ़ी मैंने बता दिया है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द मोतियों जैसा जड़ा हुआ है। कोई भी वकील पढ़ ले, एक भी कमी निकाल दे तो मैं गारंटी देता हूँ। इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।